Hi, good morning, my dear student. Today we are going to start your class 11th history, chapter 11, Path to Modernization. My dear, in this chapter we have discussed the introduction of this chapter. We also discuss about that the condition of Japan and China. We also studied about the Japanese political system. In the starting of my class, I was discussed that emperor, daimyo, shogun, and samurai. These were the key factor of the Japanese administration. Today we are going to continue our next topic, the Meiji Restoration. Meiji Restoration, the internal discontent coincided with demands for trade and diplomatic relation. In 1835, the USA sent Commodore Matthew Perry, 1794 to 1858, to Japan to demand that the government sign a treaty that would permit trade and open diplomatic relation, which it did the following year. Japan lay on the route to China, which the USA saw as a major market. Also, their willing ships in the Pacific need a place to refuel at the time. There was only one Western country that traded with Japan, Holland. My dear, in this paragraph, author clearly want to inform you कि why the requirement of the Meiji Restoration. What is the need of the Meiji Restoration? During 1867, Meiji Restoration, 67-68, मेजी वंश के नेतृत्व में तोकुगावा वंश का शासन समाप्त किया गया. मेजियों की पुनर्स्थापना के पीछे कई कारण थे. देश में, जापान में तरह तरह का अनसेटिस्फैक्शन था, असंतोष था. साथ ही जो इंटरनेशनल ट्रेड और डिप्लोमेटिक रिलेशन जापान की अन्य देशों के साथ होनी चाहिए, इस तरह की डिमांड भी बढ़ रही थी. इसी बीच 1853 अमेरिका ने कोमोडोर मैथ्यू पेरी को जापान सरकार से एक ऐसे ट्रीटी पर सिग्नेचर करने की मांग के साथ जापान भेजा जिसमें अमेरिका को कुछ बेनिफिट्स मिले. कहने का तात्पर्य कि मैथ्यू पेरी को जापानी सरकार से एक ऐसे समझौते पर हस्ताक्षर करने की मांग मनवानी थी जिसमें जापान और अमेरिका के बीच राजनयिक और व्यापारिक संबंध स्थापित हो. जापान ने अगले साल ऐसे समझौते पर हस्ताक्षर किया. जापान चीन के रास्ते में था. अमेरिका चीन में बड़ा बाजार देखता था. इसके अलावा अमेरिका को पैसिफिक ओशन में अपने समुद्री बेड़े को, अपने समुद्री जहाज़ों के लिए फ्यूल लेने के लिए एक जगह चाहिए थी, एक स्टेशन चाहिए था. इसके अलावा अमेरिका को पैसिफिक ओशन में सिक्योरिटी की बात थी. एक तरह से जापान के साथ समझौता करके अमेरिका को न केवल अपने जहाज़ों के लिए फ्यूल मिलता, बल्कि साथ ही साथ जापान को और अमेरिका को जापान के साथ एक व्यापारिक संबंध भी स्थापित होता. उस समय केवल एक ही पश्चिमी देश जापान के साथ व्यापार करता था, वह था हॉलैंड. कहने का तात्पर्य है कि अमेरिका केवल एक देश के साथ व्यापार कर रहा था और हॉलैंड वो था. आई मीन टू से दैट माय डियर, इट वाज द रिक्वायरमेंट ऑफ बोथ कंट्री, जापान एंड अमेरिका. अमेरिका वांटेड दैट वन स्टेशन शुड बी इन पैसिफिक ओशन फॉर refuel their ships. America also wanted to establish the trade and political relation, diplomatic relation with Japan. So that's why he sent Matthew Perry
who was Commodore, who reached Japan and who restored the Meiji dynasty. Perry's arrival had an important effect on Japan politics. The emperor, who till the had little political power, now re-emerged as an important figure in 1868. A movement forcibly removed the shogun from power and brought the emperor to Edo. This was made the capital and renamed Tokyo, which means Eastern capital. My dear, America ne, I mean to say that America, given the some political power, Matthew Perry had some political power. क्या करने के लिए? कहता है कि पेरी के आगमन ने, पेरी के आने से जापानी राजनीति पर महत्वपूर्ण असर पड़ा। सम्राट की अचानक अहमियत, उसका मतलब, उसकी मीनिंग सम्राट की बढ़ गई, जिसे तब तक बहुत कम राजनीतिक सत्ता मिली हुई थी। सम्राट केवल नाम मात्र का ही था। जैसा कि मैंने कहा था, शोगुन जो तोकुगावा फैमिली थी वो शोगुन पद पे थी और वो सम्राट के पावर को प्रैक्टिस कर रही थी। तो यहाँ पे पेरी के आने से एक बार फिर सम्राट अपने अस्तित्व में आया। 1868 में एक आंदोलन हुआ और उस आंदोलन ने शोगुन को जबरदस्ती सत्ता से हटा दिया और सम्राट मेजी को एडो ले आया गया। एडो को राजधानी बना दिया गया। इसका नया नामकरण हुआ टोक्यो, जिसका अर्थ था पूर्वी राजधानी। माय डियर, this is very interesting fact that Edo, that means the capital Tokyo, it was established in 1868 when a movement forcibly removed the shoguns from the power and brought the emperor to Edo, and he came into existence of power of the emperor, और एक सम्राट की सत्ता के रूप में फिर आया। माय डियर, अब यहीं से जापान एक नए विकास की तरफ अग्रसर होता है। ऑफिशियल्स एंड द पीपल वर अवेयर दैट द सम यूरोपियन कंट्रीज वर बिल्डिंग colonial empire in India, and elsewhere news of China being defected by the British was following. In this was even the depicted in popular play, so that there was a real fear that Japan might be made a colony. Many scholars and leaders wanted to learn from the new idea in Europe rather than ignore them as the Chinese were doing. Others sought to exclude the Europeans even while being ready to adopt the new technologies they offered. Some argued for the gradual and limit opening to outer world. The government launched the policy with the slogan Fukoku Kyohui, Fukoku Kyohui, rich country, strong army. They realized that they needed to develop their economy and build a strong army, otherwise they would face the prospect of being subjugate like India. To do this, they need to create a sense of nationhood among the people and a transform subject into citizen. At the same time, the new government also worked to build what they called the emperor system. Japanese scholars use the term as the emperor was part of the system along with bureaucracy and the military that exercised power.
What is the meaning of emperor system? That is the very important thing. But before discuss this topic, I would like to tell you the actual problem of the Japan and how he faced. My dear, the slogans of Fukoku Kyohi, that is the very important. जब जापान की सम्राट को एडो में लाया गया, उन्हें वहाँ स्थापित किया गया, ब्यूरोक्रेसी और लोग ये जानते थे कि यूरोपीय देश भारत व अन्य जगहों पर कॉलोनियल एम्पायर इस्टेब्लिश कर रहा है। ब्रिटेन के हाथों चीन की हार की खबरें फैल रही थी और उन्हें लोकप्रिय नाटकों में दर्शाया भी जा रहा था। इस सब के चलते लोगों में एक असली डर बन गया था कि जापान भी उपनिवेश बनाया जा सकता है, जापान को भी कॉलोनियल कंट्री के रूप में ब्रिटिश गवर्नमेंट मिला सकती है। बहुत से विद्वान और नेता यूरोप के नए विचारों से कुछ सीखना चाहते थे, बजाय उनकी अपेक्षा करने की, जैसा कि चीन ने किया था। कुछ नए विचारों से सीखना जापान के लिए फ्रूटफुल होगा, ऐसा कुछ विचारकों का मानना था। कुछ अन्य लोग यूरोपीय लोगों को गैर मानते हुए उन्हें अपने से दूर रखना चाहते थे, हालांकि वे उनकी नई तकनीकी को अपनाने के लिए तैयार थे। कुछ ने देश को बाहरी दुनिया के लिए धीरे धीरे और सीमित तरह से खोलने के लिए तर्क दिया। माय डियर, द गवर्नमेंट लॉन्च्ड अ पॉलिसी विथ स्लोगन फुकोकू क्योही। बट बिफोर, what happened in Japan? If you will read the line, many scholars and leaders wanted to learn from the new ideas in Europe rather than ignore them, as the Chinese were doing. Other sought to exclude the Europeans even while being ready to adopt the new technology they offered. Some argued for a gradual and limited opening to the outer world. My dear, ये वही चीज़ मैं एक बार फिर इसको रिपीट इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे जब कुछ लोग यूरोपीय लोगों को गैर मानते हुए अपने से दूर रखना चाहते थे, हालांकि वे उनकी नई तकनीकी को अपनाने के लिए तैयार भी थे। कुछ ने देश को बाहरी दुनिया के लिए और धीरे धीरे सीमित तरह से खोलने के लिए तर्क दिया। उन्होंने कहा कि हमें बाहर की चीज़ों को जानना चाहिए, हमें उसके प्रति भी थोड़ी अवेयरनेस लानी चाहिए अपने अंदर, उनको उनकी कला, उनकी संस्कृति, उनकी विज्ञान तकनीकी को भी सीखना है। कुछ का मानना था कि हमें इनको नहीं सीखना चाहिए, जबकि कुछ जापानी स्कॉलर कह रहे थे नहीं, हमें इन चीज़ों के बारे में जानकारी अवश्य लेनी चाहिए। द गवर्नमेंट लॉन्च द पॉलिसी, और इसी बीच सरकार ने फुकोकू क्योहे का नारा दिया, स्लोगन दिया। फुकोकू क्योहे के नारे के साथ नई पॉलिसी लॉन्च कर दी गई। उन्होंने ये समझ लिया था कि उन्हें अपनी अर्थव्यवस्था का विकास और मजबूत सेना का निर्माण करने की जरूरत है, अन्यथा उन्हें भी भारत की तरह पराधीनता का सामना करना पड़ सकता है। इस कार्य के लिए उन्हें जनता के बीच राष्ट्र की भावना का निर्माण करने और प्रजा को नागरिक की श्रेणी में बदलने की जरूरत महसूस हुई। इट मीन्स Japanese, they felt that whenever we will not convert our people as a good citizen, our country cannot be changed as a powerful and developed. So that's why first we have to focus on our citizens. हम अपने नागरिकों के ऊपर विशेष ध्यान हमें देना चाहिए। कह रहा है कि they realized that they needed to develop their economy and build a strong army, otherwise they would face the prospect of being subjugated like India. To do it is needed to create a sense of nationhood among the people and transform subject into citizen. कहते हैं कि अगर ऐसा नहीं करेंगे तो हमारी स्थिति कैसी हो जाएगी, भारत की तरह हो जाएगी, हमें भी पराधीनता का सामना करना पड़ सकता है। इस कार्य के लिए उन्हें जनता के बीच राष्ट्र की भावना का निर्माण करने की और अपने देश के नागरिकों को, अपने देश के लोगों को नागरिक की श्रेणी में लाने की जरूरत महसूस हुई। लोगों ने कहा कि हमें अपने देश के लोगों को
कन्वर्ट करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा एक आइडियल सिटीजन के रूप में. दैट इज द इम्पोर्टेंट एंड माय डियर. हियर नेक्स्ट पॉइंट, एट द सेम टाइम द न्यू गवर्नमेंट आल्सो वर्क टू बिल्ड व्हाट दे कॉल्ड द इम्पर सिस्टम. उस समय इम्पर सिस्टम का क्या मतलब था, इसके लिए क्या डिफिनेशन दी गई, इसके लिए कहता है कि जापानीज स्कॉलर यूज दिस टर्म एज द एम्परर वाज अ पार्ट ऑफ द सिस्टम along with bureaucracy and the military that exercise power. कहता है कि जो इंपरर सिस्टम का मतलब हुआ वो ये हुआ कि इंपरर के साथ साथ ब्यूरोक्रेसी और मिलिट्री एक साथ काम करेगी. कहने का सेंस ये है कि इंपरर सिस्टम या सम्राट व्यवस्था के पुनर्निर्माण का काम शुरू किया गया. सम्राट व्यवस्था से जापानी विद्वानों का मतलब एक ऐसी व्यवस्था से था जिसमें सम्राट, नौकरशाही, ब्यूरोक्रेसी और सेना इकट्ठे सत्ता चलाते थे. ब्यूरोक्रेसी और सेना सम्राट के प्रति उत्तरदायी होते थे. उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी एम्परर के प्रति थी, आर्मी की और ब्यूरोक्रेसी की. राजतांत्रिक व्यवस्था के लिए, पॉलिटिकल सिस्टम के लिए नमूनों को समझने के लिए कुछ अधिकारियों को यूरोप भेजा गया. सम्राट को सीधे सीधे सूर्य देवी का वंशज माना गया, लेकिन साथ ही उसे पश्चिमीकरण का नेता भी बनाया गया. सम्राट का जन्मदिन राष्ट्रीय छुट्टी का दिन बन गया. वह पश्चिमी अंदाज में सैनिकों की वेशभूषा वाले कपड़े पहनने लगा और उनके नाम से आधुनिक संस्थाएं स्थापित करने लगा. अधिनियम जारी किए जाने लगे. 1890 की शिक्षा संबंधी राजाज्ञा ने लोगों को पढ़ने, जनता के सार्वजनिक एवं साझे हितों को बढ़ावा देने के लिए प्रेरित किया. 1870 की डिकेड्स में एक नई विद्यालय व्यवस्था का निर्माण शुरू हुआ. लड़के और लड़कियों के लिए स्कूल जाना अनिवार्य हो गया और 1910 तक तकरीब ऐसी स्थिति आ गई कि स्कूल जाने से कोई वंचित नहीं रहा. पढ़ाई की फीस बहुत कम थी. शुरू में सिलेबस वेस्टर्न एजुकेशन सिस्टम के अकॉर्डिंग बना. 1817 के डिकेड्स तक आते आते आधुनिक विचारों पर जोर देने के साथ साथ राज्य के प्रति निष्ठा और जापानी इतिहास के अध्ययन पर बल दिया जाने लगा. शिक्षा मंत्रालय पाठ्यचर्या पर किताबों के चयन और शिक्षकों के प्रशिक्षण पर नियंत्रण रखता था, जिसे नैतिक शिक्षा के विषय कहा गया. उसे पढ़ना जरूरी था. किताबों में पेरेंट्स के प्रति आदर, राष्ट्र के प्रति वफादारी और एक अच्छे नागरिक बनने की प्रेरणा दी जाती थी. माय डियर, दिस इज वेरी क्लियर दैट कि किस तरह से जापान ने अपने को एक रीइमर्ज किया, एक नए सत्ता शक्ति के रूप में स्थापित किया. माय डियर, द इम्परर सिस्टम, इट मीन्स जापानीज स्कॉलर यूज दिस टर्म एज ए मिलिट्री एंड ब्यूरोक्रेसी do work along with each other. I mean to say that at the same time the new government also worked to build what they called the emperor system. Japanese scholars used this term as the emperor was part of the system along with the bureaucracy and the military. They exercised power. Officials were sent to study the European monarchies on which they planned to model their own. The emperor would be treated with the reverence as he was considered the direct descendant of the some goddess, but he was also shown as the leader of the westernization. His birthday became a national holiday. He wore the Western style military uniform and edicts were issued in his name to set up modern institutions. The imperial rescript on education of 1819 urged people to pursuing learning, advance public good and promote the common interest.
My dear, a new school system began to build. The sum from the 1817, the schooling was compulsory for boys and girls, and by 1910, almost universal. Tuition fees were minimal. The curriculum had been based on the Western model, but by the 1870s, while the emphasizing modern ideas, the stress was placed on loyalty and the study of Japanese history. The Ministry of Education exercised control over the curriculum and the selections of textbook as well as in the teachers. Training, what was called moral culture, had to be taught and text our children to revere their parents, be loyal and the nation and the become good citizen. आई होप यू आर गेटिंग अंडरस्टैंड दैट कैसे जापान विकास कर रहा था। आज के लिए इतना ही, फिर इसके बाद नेक्स्ट क्लास में इसी टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। गुड बाय एंड टेक केयर।